क्या आप सभी को पता है क्या कि आप 5 से 6 क्वेश्चन अपने बोर्ड्स एग्जाम में क्लास 12th में सही कर सकते हो बड़े प्यार से केवल 4 स्लाइड पढ़ के। अगर आप इसको पढ़ लिए और इकोलॉजी के 3 से 4 चैप्टर को बिल्कुल क्लियर रखो और आज की स्लाइड से 4 क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में केवल 3 स्लाइड से 4 क्वेश्चन 3 स्लाइड से सही होंगे, यानी कि 16 मार्क्स आपको नीट में मिलने वाले हैं फ्री के। आज 4 स्लाइड अगर आपने पढ़ लिया तो 16 मार्क्स नीट में मिलेंगे ही। आपके साथ साथ बोर्ड्स में 4 से 5 क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। इस चैप्टर को आज हम 3 स्लाइड में खत्म करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, स्टार्ट करते हैं तुरंत। हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिन बाद आज मैं लेक्चर ले रहा हूँ। क्योंकि वन शॉट्स हमारे डेली के हम आपके लिए एक एक रिएक्शन ला रहे हैं। हमारी रिएक्शन सीरीज आप जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के साथ आज का चैप्टर, जो कि इकोसिस्टम होगा। आज इस लेक्चर के एंड में मैं आपको कुछ ऐसी एग्जैक्ट राज की बात बताऊंगा जिससे आप कोई भी चैप्टर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट में रिवीजन कर सकते हो। एक नया ट्रिक या फिर मैं कहूं कि एक बहुत ही शानदार बात मैं आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज इस लेक्चर का एंड मत छोड़ना। लास्ट में हम आपको दिखाएंगे बड़ी खास बात। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इकोसिस्टम चैप्टर की जैसे कि रीडिंग ही है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम व्हाट डज इट मींस? इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? देखिए, इकोसिस्टम अपने आप में क्या रहता है कि भाई इकोसिस्टम डिफाइन कैसे करता है। देखो, इट इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। बायो मींस लिविंग, स्फीयर मतलब एक सरफेस का रीजन इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स विद देयर सराउंडिंग विद फिजिकल इन्वायरमेंट। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, इसी के अंतर्गत आप ऐसे समझो ना। इको का मतलब क्या है? देखो ध्यान से, इको का मतलब क्या? इको मतलब होता है जी इन्वायरमेंट। सिस्टम मतलब इन्वायरमेंट का सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन। अगर आज की बात करिए, आपको कोई एटमॉस्फेयर या इकोसिस्टम पूछे तो आप कह सकते हो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन क्या कहता है? स्ट्रेटिफिकेशन कहता है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज occupying different levels of an ecosystem. Tree occupy top to the strata, shrubs the second layer, and herbs the third layer, and herbs and grasses occupy the bottom layer. ध्यान समझिएगा। स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब कि एक स्ट्रेटा कितने में डिवाइड होता है, कैसे? उसमें से जो बड़े ट्रीज होते हैं वो सबसे टॉप मोस्ट आते हैं, क्योंकि दे आर द वन ऑफ द मोस्ट टॉपेस्ट प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर तो सब है। तो वही कह रहा कि स्ट्रेटा में जो ट्रीज हैं ये सबसे ऊपर आते हैं, देन उसके बाद स्ट्रब्स आते हैं जो छोटे होते हैं उनसे, देन सबसे लास्ट में आते हैं हर्ब्स यानी ग्रासेस जो बिल्कुल छोटे होते हैं। अब आप समझना, हम लोग हर्बीवोरस बोलते हैं, जो हर्ब्स को खाए उसी को बोलते हैं हम लोग हर्बीवोरस। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है प्राइमरी प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी प्रोडक्शन? प्राइमरी प्रोडक्शन डिफाइन करता है कि द अमाउंट ऑफ बायोमास। बायोमास क्या है? ध्यान समझिएगा, यहाँ पे दो बातें आएंगी। बायो का मीन्स होता है लिविंग, एंड मास का मतलब कि लिविंग बॉडी का जो वेट हो। क्यों जी? ऐसा क्यों? ध्यान समझिएगा। मान लीजिए आपके पास एक ग्रीन लीफ है, ठीक है जी, बिल्कुल ग्रीन लीफ। आप उसका वेट करोगे तो उसका कम समथिंग वेट आएगा, लेकिन उसी लीफ को एकदम आप ड्राई कर दो, सूख जाए, तो उसका वेट समथिंग एल्स आएगा। तो बायोमास का मतलब है कि कोई भी चीज लिविंग स्टेट में कितना वेट कंटेन कर रही है, दैट इज कॉल्ड बायोमास। ठीक है। और ऑर्गेनिक मैटर, और उसी को भाई लिविंग है तो ऑर्गेनिक में आएगा, ऑर्गेनिक मैटर उसका जो होगा। बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। मतलब किसी एक पर यूनिट एरिया में, मान के चलो कोई एक पर यूनिट एरिया है, मान के चलो ये एक यूनिट एरिया है, ठीक है। पर यूनिट एरिया का मतलब होता है एक एक मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई। ठीक है जी। पर यूनिट एरिया में, अब इस एरिया में कितना लिविंग प्लांट है जो कि फोटोसिंथेसिस करके कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कितने फ्रूट्स, कितने नए लीव सारे उसमें, वो डिफाइन करता है उसके क्या, उसके प्राइमरी प्रोडक्शन को। ठीक है। अब ग्रॉस प्रोडक्शन क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन क्या बोलते हैं हम लोग? जीपीपी, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट। अब देखो जी, ग्रॉस का मतलब आप समझते हो ओवरऑल। मान लो आप लोग 400 की कोई चीज खरीदे, ठीक है। अब उस 400 की चीज में आपने 400 उसमें लगा के खरीदा कोई चीज, और आपने 600 बेच दिया, 600 में इसको बेचा, ठीक है। अब इसकी आप बोलोगे इसकी ग्रॉस कितनी, ग्रॉस वैल्यू क्या है, ग्रॉस कितनी मिली? तो आप बोलोगे 600 रुपया जो आपको मिला ये ग्रॉस है।
ग्रॉस वो है जिसमें हम लागत को, जितना इन्वेस्टमेंट है उसको माइनस नहीं किया है अभी मैंने, ठीक है, ग्रॉस उसे बोलते हैं। अब नेट किसको बोलते हैं? जब हम जितना इन्वेस्टमेंट करें, जैसे 400 हमने इन्वेस्ट किया था, उस 400 को हम माइनस कर देंगे विथ ग्रॉस। ग्रॉस 600 पूरा हमने बेचा, कितना हमारे पास 600 आया, लगाया कितना था 400, तो 600 माइनस 400 यानी 200 इज द नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस का मतलब क्या है? ग्रॉस का मतलब यही है कि जी रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, मतलब किस रफ्तार से ग्रीन प्लांट ने प्रोडक्शन किया था, फोटोसिंथेसिस को करते हुए कितना ऑर्गेनिक मैटर बनाया था, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, दैट इज एनपीपी। अच्छा, नेट को यही तो है, मैं अभी 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 जो मैंने जस्ट बात बताई वही बात समझिएगा आप। वही बात ये कह रहा है कि एनपीपी व्हाट इज प्रीफर्स, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। मतलब जो हमारा ग्रॉस था, ये ग्रॉस ग्रॉस को हमने माइनस किया कितना, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी वैल्यू जितनी थी हमारी, 1 मिनट रुकना है, ठीक है, हमारी जीपीपी माइनस आर यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस कर दिया हमने रेस्पिरेशन लॉस से। ध्यान समझना, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन, ये तो बहुत बेसिक बात है लेकिन काफी लोगों का उड़ा हुआ है। तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग सेम नहीं होती, कई लोगों का ये डाउट होता है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस in which we break down the glucose and convert it in the adenosine triphosphate, that is ATP, which is the currency of energy in our cells, ठीक है जी, that is रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? एक तरह का एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमको मतलब हमको एक मतलब एंडोथर्मिक तो केमिस्ट्री लग रही हो गई, यहाँ पे बायो में रेस्पिरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज अ एक्टिव प्रोसेस। व्हाट डज इट मीन्स? एक्टिव प्रोसेस मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हमें एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करना हो, देना हो, दैट इज कॉल्ड एक्टिव प्रोसेस, ठीक है जी। Now, next one is secondary productivity. What is prefers? What it prefers that secondary productivity? Secondary productivity refers that the rate of formation of new organic matter. Just a minute, I have to change the pen. ठीक है, हाँ, what is secondary productivity? Rate of formation of new organic matter by consumer. मतलब भाई जो कंज्यूम कर रहा है ना, उसका क्या रेट है नए ऑर्गेनिक मैटर बनाने का, जो सेकेंडरी जो खा रहा है, समझना जी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोड्यूसर को। सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन होता है? सेकेंडरी, प्राइमरी तो पेड़ है, पेड़ को किसने खाया? मान के चलो डियर ने, तो पेड़ को डियर ने खाया और डियर को लायन ने, तो लायन के लिए तो क्या हुआ, लायन लायन के लिए प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन हुआ? वो तो हुआ डियर। तो डियर क्या है? एक तरह का सेकेंडरी प्रोड्यूसर हुआ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज डेट्राइटस। डेट्राइटस का मतलब क्या है जी? डेट्राइटस, डेट्राइटस क्या है? डेट्राइटस है डेड लीव्स, ट्रिक्स, सड़ी गली चीजें, एनिमल रिमेन्स, जो एनिमल का, एनिमल मतलब बिल्कुल ब्रेक डाउन जो उसका रिमेन्स, जो स्केलेटन बोन्स होते हैं एटसेट्रा, कंस्टिट्यूट्स द डेट्राइटस। सड़ी गली चीजों को आम भाषा में कहते हैं हम डेट्राइटस। अब इन डेट्राइटस पे जो आश्रित हो, या फिर मैं कहूँ इन डेट्राइटस को जो खाए, उसके हम बोलेंगे डेट्रीवोरस। मतलब those organisms which break down the detritus into small particles, that is earthworms। earthworms क्या करते हैं? इसी का तो काम करते हैं, that's why earthworms are also known as farmers best friend, ठीक है जी। now next one is process of decomposition। next हमारा है process of decomposition। प्रोसेस कैसा है डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन का मतलब तोड़ देना, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा व्हाट डज इट मीन्स। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन, टू ब्रेक डाउन, ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्या जी? द डिकम्पोजिशन ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर into a inorganic substance like carbon dioxide, water and nutrients। मतलब डिकम्पोजिशन एक ऐसा तरीका है तोड़ने का जिसमें हम किसी भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जिसमें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कह सकते हो या फिर कॉम्प्लेक्स मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब कि जिसमें कार्बन के अलावा भी कुछ इंक्लूजन, जैसे यहाँ पे क्या क्या हमने कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में तोड़ा, वाटर और सम न्यूट्रिएंट्स को हमने रिलीज करवाया, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। ये सारा प्रोसेस कहलाता है डिकम्पोजिशन। एंड देयर आर सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिकम्पोजिशन, दे आर एज फॉलोज। उसमें से कुछ ऐसे स्टेप्स देखो, पहला है फ्रेगमेंटेशन। वो अच्छा, व्हाट डज इट मीन भाई? फ्रेगमेंटेशन क्या है?
फ्रेगमेंटेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉल पीसेस बाय डेट्रीवोरस, मतलब सड़ी गली चीजों को तोड़ देना या फिर सड़ी गली चीजों का डाइजेशन किसके थ्रू? जो सड़ी गली चीज पे आश्रित हो, खाने वाले। मतलब डेट्राइटस क्या था? सड़ी गली चीज। डेट्रीवोरस क्या थे? उनको खाने वाले। तो उनको खाने वाले से हम उसको तोड़वा दिए, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट इज लीचिंग। नेक्स्ट प्रोसेस इज लीचिंग। लीचिंग का क्या है? लीचिंग लीचिंग में क्या होता है जी? लीचिंग में देखिए, लीचिंग वाटर soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitate and unavailable salt. ऐसी प्रोसेस जब ये टूटे और इसमें से जो क्या हो, सॉल्युबल घुलने लायक जो ऑर्गेनिक मैटर हो वो मिट्टी में चला जाए और घुल जाए, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जी लीचिंग। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट वन इज कैटाबॉलिज्म। आप सभी को कुछ याद जरूर आ रहा होगा, व्हाट व्हाट डज इट मीन्स कि कैटाबॉलिज्म क्या है। याद रखिएगा, हमने इसको पढ़ा था मेटाबॉलिज्म में। ठीक है। एंड व्हाट डज इट मीन्स? मेटाबॉलिज्म क्या था? मेटाबॉलिज्म था सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शंस टेक्स प्लेस टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। मतलब सारी रिएक्शन हमारी बॉडी में जो हो रही है उसे हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म दो तरीके के होते हैं, एक होती है जुड़ जाने वाली प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, एंड एक है जो टूट जाए, दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ठीक है जी। चलिए, तो कैटाबॉलिज्म क्या? बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड्स डेट्राइटस इनटू अ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं वो अपने ऐसे एंजाइम से, कौन से एंजाइम से? लाइटिक एंजाइम से। लाइटिक एंजाइम में क्या होते हैं? लाइसोसोम्स होते हैं, जो कि किसी भी चीज को तोड़ते हैं। ये पहले तो पचाते हैं फिर खाते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज ह्यूमिफिकेशन। व्हाट डज इट मीन्स कि ह्यूमिफिकेशन क्या है जी? ह्यूमिफिकेशन क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड amorphous substance called humus, which is highly resistant to microbial action and rich in nutrients. काली मिट्टी जहाँ पे होती है वहाँ पे उपजाऊ बहुत ज्यादा होती है, उसी को हम बोलते हैं, क्योंकि उस मिट्टी में ह्यूमस ज्यादा है, कंटेंट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट ज्यादा है, और वो मिट्टी माइक्रोबियल एक्शन को रोकती भी है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या है? द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीजेस ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड न्यूट्रिएंट्स अकर। भाई मिनरल क्या है? अब देखो, ये जो ह्यूमस था, ह्यूमस क्या करेगा? न्यूट्रिएंट को सोखेगा और फर्दर जब न्यूट्रिएंट्स और उसमें बनेंगे तो उसी को हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड इनटू सम माइक्रोब्स एंड रिलीज इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। कुछ माइक्रोब्स उसको खा के जो एक्सक्रीटा होगा वो और रिच होगा किसमें? मिनरल्स में। उस प्रोसेस को कहते हैं लोग मिनरलाइजेशन। यहाँ पे देखो, इस चार्ट में बहुत बढ़िया समझा भी रखा है, दैट्स वाई मैं इसको प्रेफर करता हूँ। देखो इस चार्ट को, डेट्राइटस क्या थे? डेट्राइटस वो थे जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म तीनों प्रोसेस करते थे, करके ह्यूमिफिकेशन मतलब मिट्टी में ह्यूमस को बनाए रखते थे, जिससे होता क्या था? मिनरलाइजेशन प्रोसेस ही बैलेंस रहता था, ह्यूमिफिकेशन से ह्यूमस बनी रहती थी मिट्टी में, और मिनरलाइजेशन में मतलब कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का प्रेजेंस होता था, जो कि पेड़ों को यही तो चाहिए था। ठीक है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस को रोक सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं कुल मिला के? तो इसमें से मैं पहला प्रोसेस बताऊंगा। द फर्स्ट वन इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस। आखिर डेट्राइटस की केमिकल कंपोजिशन क्या है? द डिकम्पोजिशन विल बी स्लोअर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लेग्निन। अगर जो सड़ी गली चीज है वो लेग्निन उसमें ज्यादा अगर पाई गई, अगर उसमें लेग्निन की मात्रा ज्यादा है, एंड काइटिन, अगर देखो डिकम्पोजिशन जो होगा टूटेगा धीरे धीरे, कब? जब सड़ी गली चीज में लेग्निन और काइटिन की मात्रा ज्यादा होगी, एंड विल बी फास्टर इफ डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर। अगर उसी सड़ी गली चीज में नाइट्रोजन और
पानी में घुल जाने वाला सब्सटेंस जैसे कि शुगर ज्यादा होगा तो तोड़ना बहुत स्पीड से हो जाएगा, तो डेट्राइटस क्या करेंगे, मतलब तो होगा क्या, डिकम्पोजिशन बहुत तेज हो जाएगा। अब ऐसे फैक्टर्स जो इफेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं, इन वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट, याद रखिएगा, इन वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट, गर्म और नमीदार इन्वायरमेंट में द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीजेस, वेर एज लो टेम्परेचर और एनारोबाइसिस यानी एनएरोबियोसिस बोलते हैं इसको, इनहिबिट्स द डिकम्पोजिशन। देखो, गर्माहट और नमी भरे इन्वायरमेंट में द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, तो ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बढ़ जाता है कब, जब मौसम वार्म हो या मॉइस्ट हो, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर लो हो, मतलब ठंड के मौसम में, मतलब अभी, और एनारोबिक प्रोसेस जब हो रहा होगा, तो ये इनहिबिट मतलब रोकेगा डिकम्पोजिशन को, यानी टूटने को, ठीक है। एनर्जी का फ्लो जी, एनर्जी का फ्लो आप सभी को पता है, वही 10% लॉ फॉलो होता है यहाँ पे। हर एक हर एक फूड लेवल पे 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, सबको बात पता है, ये तो जन जाहिर है, ठीक है। जैसे एनर्जी का फ्लो इज द की फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का सबसे मेन फंक्शन है एनर्जी का हर एक फूड चेन, हर एक फूड मतलब ऑर्गेनिज्म में डिस्ट्रीब्यूट होना, बहना। द प्लांट इज प्रोड्यूसर कैप्चर्स ओनली 2 to 10% ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। व्हाट इज फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जिसको हम आम भाषा में पार बोलते हैं। ये वो ड्यूरेशन होता है जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा कंडीशन पार बोलते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। अब यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर, एक डायरेक्शन में, सन से सीधा प्रोड्यूसर में एनर्जी का फ्लो हो, दिस इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर, देन टू कंज्यूमर, उसके बाद कंज्यूमर पे। आफ्टर 10% एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे केवल 10% की एनर्जी जाती है, जैसे जस्ट एन एग्जांपल। अब अच्छा, हम बात करते हैं अगर जीएफसी यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन, इट बीइंग्स विद प्रोड्यूसर। ग्रेजिंग फूड चेन हमेशा स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, और प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट या ग्रास। प्लांट या ग्रास को खाया डियर ने, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, पहला कंज्यूमर, और उसको खाया लायन ने, जो कि क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। इसको हम लोग प्राइमरी प्रोड्यूसर को हम लोग इसको हम लोग 1 डिग्री 2 डिग्री से भी शो करते हैं, तो ये हमारा 1 डिग्री प्रोड्यूसर हो गया, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर मतलब 1 डिग्री कंज्यूमर हो गया, ये हमारा 2 डिग्री कंज्यूमर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग डिग्रीज वाइज भी शो कर सकते हैं। ये तो वहां का ग्रेजी फूड चेन। व्हाट अबाउट डेट्राइटस फूड चेन, ऐसी फूड चेन जो सड़ी गली चीजों से स्टार्ट हो रही हो, दैट इज कॉल्ड डेट्राइटस फूड चेन, दैट इज डीएफसी। जहां पे इट बीइंग्स विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर, वही मैंने बोला, ये सड़ी गली चीजों से स्टार्ट होता है। इट इंक्लूड्स डिकम्पोजर्स यानी कि फंजाई और बैक्टीरिया इसका काम करेंगे, ठीक है। दे मीट देयर एनर्जी, इनको अपनी एनर्जी मिलती कहाँ से, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाई डिग्रेडिंग डेट्राइटस, सड़ी गली चीज को तोड़ के। द डिकम्पोजिशन ऑल्सो नोन एज सैप्रोफाइट्स, आपने बचपन से पढ़ते हुए आप आ ही रहे होगे, वो वाला सैप्रोफाइट्स। द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे जो डिपेंड करे उसी को बोलते हैं सैप्रोफाइट्स, ठीक है जी। नाउ व्हाट इज फूड वेब, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू फूड चेन्स मेक्स द फूड वेब। देखो फूड वेब क्या है, 1 मिनट यार, जस्ट दैट इज फूड वेब। तो चलो जी, फूड वेब क्या है, अ नंबर ऑफ फूड चेन इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर फॉर्मिंग अ वेब लाइक पैटर्न कॉल्ड द फूड चेन। मैंने बताया, दो या दो से अधिक फूड चेन एक साथ एक दूसरे से इंटरलिंक हो, उसी को हम कहते हैं फूड वेब। देन 10% लॉ, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर आप सभी जानते हो, मैंने बताया था, इसको प्रपोज किया था लिंडमैन ने एट ईच स्टेप ऑफ फूड चेन when energy is transferred from one tropic level to the next tropic level, only 10% of energy will be passed on the next tropic level। मतलब एक ट्रॉपिक लेवल, मान लो ग्रास के पास अगर आया, मान लो ग्रास के पास आया 100 जूल, तो ग्रास को जो डियर ने खाया, तो डियर के पास कितना गया, डियर के पास गया केवल 10 जूल, ठीक है जी, मतलब 10% का ही फ्लो हो रहा है। व्हाट इज स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग स्टेट क्या है, स्टैंडिंग स्टेट इज एन अमाउंट ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम पर यूनिट एरिया इन गिवन टाइम। किसी एक निर्धारित समय पे किसी एक निर्धारित एरिया में कितना ज्यादा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मौजूद है, उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप, अब
द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल एट गिवन टाइम। किसी भी ट्रॉपिक लेवल को आप उठा लो, उसमें कितना ज्यादा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मौजूद है। ठीक है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंट, जितना लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल पे, किसी भी एक निर्धारित गिवन गिवन टाइम पे, इट इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है जी? इकोलॉजिकल पिरामिड्स बताते हैं हमको, इजी वे होता है जानने का। द सिक्वेंशियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर दैट इज एनर्जी, नंबर और बायोमास। तीन ही ग्राफ, हमको तीन ही पिरामिड देखने हैं, एनर्जी पिरामिड, नंबर के पिरामिड्स और बायोमास के। डिस्पाइटिंग दैट डिस्पाइटिंग दैट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। ठीक है, पहला हमारा पिरामिड किस चीज का होगा? पिरामिड ऑफ नंबर्स। यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो ये ग्रासलैंड का इकोसिस्टम है। जैसे सबसे नीचे देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे जो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में होंगे, देन उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे उससे कम, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे उससे कम, और सबसे कम होंगे टर्सरी कंज्यूमर जो सबसे लास्ट में होते हैं, यानी कि लायन होते। ठीक है। सेकेंड वन इज प्राइमरी पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो कि ऑलवेज अपराइट होता है इन ऑल इकोसिस्टम। एनर्जी जो है हमेशा, एनर्जी का जो पिरामिड होता है हमेशा अपराइट होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, मतलब ऐसा, यही प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है। अब इसी तरह मैं बात करूँ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का भी अपराइट ही है। ठीक है, हमेशा नहीं होगा लेकिन अपराइट होता है ज्यादातर। ये रहा प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो है पिरामिड आप कह सकते हो ये उल्टा होता है। ठीक है भाई, प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ ज्यादा होते हैं, प्रोड्यूसर यहाँ कम होते हैं। ठीक है जी, दैट्स वाई इसका अपोजिट होता है। आप लोग ये स्क्रीनशॉट लो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये क्वेश्चंस माइट भी आ सकते हैं आपके बोर्ड्स में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए, तो ये रहा हम आज इकोलॉजी का वन ऑफ द चैप्टर कवर किया, जिसका नाम है इकोसिस्टम या फिर इकोलॉजी का एक छोटा यूनिट, जिससे आप 3 से 4 मार्क्स बोर्ड्स में और 4 से 5 क्वेश्चंस नीट में आते हैं, और इसको आप बड़े प्यार से सही कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ तक आप बने थे तो एक बात आपको बताना भूल गया, जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताई थी कि मैं आपको एक तरीका बताऊंगा चैप्टर को रिवाइज करवाने के लिए। चैप्टर का रिवीजन बहुत स्मार्ट तरीके से आप कैसे कर सकते हो, उसको बताने के लिए देखिए, चैप्टर को बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर सकते हो कैसे। जस्ट अ मिनट, मैं दिखा रहा हूँ इसको, होल्ड ऑन। बाय द मेकिंग ऑफ फ्लो चार्ट, जैसे देखिए यहाँ पे हम इतना देर लगा हमें चैप्टर रिवाइज करने में, आइए इसको एक बार रिवाइज करते हैं विद इन 1 मिनट। कैसे? देखो, इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम से क्या क्या बना? इकोसिस्टम से एनर्जी फ्लो हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, और प्रोडक्टिविटी हो रही है, सक्सेशन भी हो रहा है। ठीक है, इकोसिस्टम से एनर्जी फ्लो किस तरह हो रहा है? 10% लॉ एनर्जी फ्लो हो रहा है, जीएफसी गेजी फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन जिसमें रिस्पॉन्सिबल है। डिकम्पोजिशन फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है, लीचिंग से हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है जो हमने बताया, ह्यूमिफिकेशन ह्यूमस बनाना मिट्टी में, मिनरलाइजेशन जो कि मिनरल्स का बनना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एनर्जी जो है फ्लो हो रहा है प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, कैसे? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होगी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आता है जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, देखो सक्सेशन में क्या है? एग्जार्च और हाइड्राच, मतलब पानी का, और मतलब टेरेस्ट्रियल रीजन का। इकोसिस्टम में या तो एक्वेटिक होगा या तो टेरेस्ट्रियल होगा, और इकोसिस्टम में क्या होगा? न्यूट्रिएंट साइकिल चलेगी, न्यूट्रिएंट साइकिल में न्यूट्रिएंट साइकिल में गैसियस मटेरियल हो सकता है या फिर सेडिमेंट जो सेटल हो जाए। गैसियस होगा तो कार्बन साइकिल चलेगा, और सेडिमेंट हो जाएगा तो वो फॉस्फोरस साइकिल से रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, इसी तरह हमारी वीडियो भी आ चुकी है डे 7 की, आप देख रहे हो नोटिफिकेशन, तो फटाफट जाके हमारी डे 7 की वीडियो देखिए, जो कि क्लास 12th वालों के लिए हम हर दिन 30 दिन का 30 रिएक्शन ला के आपके सामने पेश करेंगे। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा। ये तरीका है, आप एक पेज में पूरे चैप्टर को कंक्लूड करके रिवीजन कर सकते हो लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट विथ नेक्स्ट वन शॉट। टिल देन आप सब अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।